हे गाइस वेलकम बैक टू योर क्लासेस दिस साइड सी दिव्यांशु बांजल सर। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ था। तो ये वाले चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया हुआ था यहाँ तक। इस वाली क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 में कंप्लीट करा दूंगा आधा। सर कितना आधा? चैप्टर नंबर 17 पूरा, चैप्टर नंबर 18 आधा मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, 19 और 20 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 3 लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके सर, चलो वीडियो को फटाफट लाइक करो, ये तुम्हारा सबसे पहला काम है। ओके सर, ठीक है सर। सर ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी सेक्टर। सर हॉस्पिटलिटी सेक्टर का अपने को क्या करना है सर? ऑडिट करना है। बहुत आसान आसान से पॉइंट है, बहुत इजी है, बहुत इजी 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 सिमिलर टाइप के पॉइंट्स है, कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से, आएगा तो। सर ठीक है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर क्या होता है? नाच गाना घूमना फिरना को मतलब कहते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर। मतलब सर फूड बेवरेजेस रेस्टोरेंट वगैरह हो गया तो वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर आ गया। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म घूमना फिरना ये सब आ गया हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर। लॉजिंग मतलब रुकना, होटल में रुको, गेस्ट हाउस में रुको, कहीं भी रुको, ठीक है, वो लॉजिंग के अंदर आ जाएगा, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। फिर है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मतलब नाच गाना वगैरह बोले तो सिनेमा हॉल हो गया, थीम पार्क वगैरह, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हॉस्पिटलिटी सेक्टर है। ये सिर्फ समझने के लिए दे रखा था, लर्न नहीं करना है इसको, कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ रीड करना है। मतलब हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर ये 4 चीज़ें आती है, सिंपल, बस। ठीक है, इतना पता है, बात खत्म करो। ठीक है, देखो अब इस चीज़ में क्या करेंगे सर, मैं 2 चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा सर। पहली चीज़ क्या, हिंदी में मतलब समझो, वाउचिंग का मतलब होता है चेकिंग करना, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कंफर्म करना। सर वाउचिंग वेरिफिकेशन किसको करेंगे सर? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को हम वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब रेवेन्यू आ रहा है अपना, पेमेंट जा रहा है, एक्सपेंडिचर वगैरह 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 वगैरह, मतलब पी एंड एल वाली जो चीज़ें हैं उसको अपन वाउच करते हैं। सर पी एंड एल में जो जो चीज़ें आती है उसको अपन वाउच करते हैं। वाउच मतलब चेकिंग करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब कंफर्म करना। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को हम क्या करेंगे? कंफर्म करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो अच्छे से लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे अपनी लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में अपने को जिसे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये किसका करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले आइटम्स का करते हैं। और वेरिफिकेशन किसका करते हैं? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये चीज़ दे रखा हुआ है सर, क्योंकि इसका अपन यूज़ अभी करने वाले हैं। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग का मतलब चेकिंग करना। ठीक है, अब सर चेकिंग का मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पेमेंट किया, सर मैंने पेमेंट किया किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल मैंने पेन खरीद के लेके आया, ठीक है, पेन खरीद के लेके आया तो मैंने पेमेंट दिया, पेमेंट आउट, पेमेंट दिया, बैंक से पेमेंट होगा या तो फिर कैश से होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ है बिल, मेरे को क्या मिलेगा? बिल मिलेगा। तो मैं चेक करूंगा, ये पेन मेरे पास है, तो हमारा जो ऑडिटर है वो चेक करेगा, वो वाउचिंग करेगा, क्या करेगा? बिल चेक करेगा, भैया कितने का आया पेन, और उतना ही बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला कि नहीं डाला। ठीक है, और दूसरी चीज़ पेमेंट कितना दिया मैंने, मतलब कैश में पेमेंट दिया या फिर बैंक से गया तो बैंक एंट्रीज चेक कर लेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वाउचिंग करना, मतलब चेकिंग करना किसी भी चीज़ की। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, सेल वगैरह जो होती है, जैसे सेल हो रही है हमारी, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी चीज़ की सेल की हुई है, ठीक है, सेल करते तो हमारे पास क्या, तो कार्बन कॉपी रखी होती है, कार्बन कॉपी को कहते हैं काउंटर फॉल, काउंटर फॉइल, FOIL, काउंटर फॉइल करते मतलब कार्बन कॉपी। तो अपन क्या, कार्बन कॉपी वगैरह क्या है? सेल्स इनवॉइस, ये लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट लिखा होता है। ठीक है, ये लिखा होता है, ठीक है, ये सेल्स है, ये कार्बन कॉपी है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, हमारे बैंक स्टेटमेंट में पैसा आया होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, तो मेरे पास बैंक में 1 लाख रुपए आया होगा, या फिर कैश में 1 लाख रुपए आया होगा। तो अपन क्या करेंगे सर? चेक कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम सेल्स अकाउंट में, सॉरी सेल्स अकाउंट नहीं बनता है, आप अपन ट्रेडिंग अकाउंट में देखेंगे कि भैया 1 लाख की सेल है, अपन दिखा रहे हैं 1 लाख की सेल, ठीक है सर, 1 लाख की सेल दिखा रहे हैं, तो अपन काउंटर फॉइल चेक करेंगे कि 1 लाख का इनवॉइस बना है कि नहीं बना। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपन बुक क्या बोलते हैं उसको, बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लेंगे 1 लाख का पेमेंट आया कि नहीं आया, या फिर अपन ने इसको डेटर वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करते हैं भाई? चेकिंग करना। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ पे, ये तो मैं अपनी ऊपर ऊपर से टाइम पास के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि काम आने वाली चीज़ है अपनी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है सर? वेरिफिकेशन। सर वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कंफर्म करना किसी भी चीज़ को, एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को कंफर्म करना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी की 1 करोड़ की बिल्डिंग है, वो मेरे को सामने बिल्डिंग दिख रही है 1 करोड़ रुपए की। क्या दिख रही है सर? मेरे को वो सामने बिल्डिंग दिख रही है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है सर, अब उसको मेरे को क्या करना होगा सर? उसको मेरे को क्या करना होगा? उसको कंफर्म करना होगा। सर कैसे कंफर्म करूंगा? हमने प्रॉफिट, हमने बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, क्या बैलेंस शीट में 1 CR का हमारा लैंड दिख रहा है, ठीक है, या फिर बिल्डिंग दिख रहा है, 1 करोड़ का दिख रहा है। अब अपन फिजिकली चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे, वहां जाके फिजिकली देखेंगे, हाँ भाई 1 करोड़ का है कि नहीं है, प्रॉपर डेप्रीशिएशन वगैरह लग रहा है कि नहीं लग रहा। बिल से चेक करेंगे, परचेस का जो बिल होगा को ना, उस पर चेक करेंगे,
लैंड और बिल्डिंग का तो ऐसा परचेस का बिल नहीं होता, वो होता है रजिस्ट्री होती, तो रजिस्ट्री में चेक करेंगे कि भैया कितने की परचेस की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें, ठीक है। ओके ओके ओके, लैंड पर तो डेप्रीशिएशन नहीं लगता है, बिल्डिंग पर लगता है, ठीक है। तो लैंड पे तो डेप्रीशिएशन भी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे सर, कंफर्म करेंगे, सिंपल सा मैटर है, ठीक है। अब ये इन दोनों वर्ड में ये डिफरेंस था। अब मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अपने को क्या करना, ऑडिट करना है सर। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में किन किन चीज़ों को अपने को ऑडिट करना है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने सिर्फ 4 पॉइंट में तुम्हारा ऑडिट करके रख दिया, बता रहा हूँ, शांति रखो, धैर्यता रखो, अपन सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ है अपने को ऑडिट करना है रेस्टोरेंट का। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेप्स बताओ, ऑडिट प्रोसीजर बताओ फॉर रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का ऑडिट प्रोसीजर बताओ कि आप ऑडिट करने जा रहे हो रेस्टोरेंट का, तो कौन कौन से पॉइंट्स आप चेक करोगे, क्या करोगे, ठीक है। एक चीज, या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर तुमसे पूछेंगे ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, जो ट्रैवल टूरिज्म की जो बस वगैरह होती है, ठीक है। अगर अपन ने कोई टूर वगैरह कंडक्ट करा है, उसकी अगर तुम्हारी कंपनी है, तो उसका उसका अपने को ऑडिट करना है। या फिर होटल है या फिर गेस्ट हाउस है, उसका अपने को ऑडिट करना है, तो किस तरीके से करना है, तो 5 5 पॉइंट अपने को याद करना है। फिर है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब नाच गाना, सिनेमा हॉल का अगर आप ऑडिट करोगे तो किस तरीके से करोगे, अम्यूजमेंट पार्क का अगर आप करोगे तो किस तरीके से करोगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 4 5 5 पॉइंट इस चीज में याद करना, हो सकता है आ जाए 4 5 6 नंबर में आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, वापस आओ वापस। अब सर ऑडिट करोगे ना, सर ऑडिट करोगे ना, हाँ जी सर हम ऑडिट करेंगे। तो सर ये मैंने 5 4 5 4 5 पॉइंट बोला हुआ है, इनको अपने को याद करना है, बस कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली चीज़, जब अपन ऑडिट करेंगे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सर क्या चीज़ ध्यान रखना है, सर क्या चीज़ ध्यान रखना है, कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ, REAL, रियल 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 रियल, क्या सर, रियल। इसको याद करो। सबसे पहली चीज़, रेवेन्यू का एक पॉइंट लिखना है अपने को। अपन जब अपन ऑडिट करेंगे ना, एग्जाम में अपने को लिखना है ना, तो सर ये ऑडिट से ये 5 6 7 पॉइंट है अपने को। पहला पॉइंट किससे रिलेटेड लिखना है, रेवेन्यू से लिखना है। देखो सीक्वेंस कोई भी कर सकते हो, पहला पॉइंट रेवेन्यू से लिखना है लिखो, नहीं तो लाइबिलिटी से लिखना है लिखो, किसी से भी लिखो, बस एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपने को रेवेन्यू चेक करना है, ठीक है, एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ एक्सपेंसेस चेक करना है। एक्सपेंसेस में क्या, सैलरी, सैलरी का एक पॉइंट लिखेंगे। फिर ओवरहेड का एक पॉइंट लिखेंगे। फिर एसेट्स में अपने को स्टॉक का एक पॉइंट लिखना है। फिक्स एसेट का एक पॉइंट लिखना है। फिर लाइबिलिटी का एक पॉइंट लिखना है। ये 4 चीज़ें याद रखो कि रेवेन्यू का एक पॉइंट जाएगा, एक्सपेंसेस में सैलरी ओवरहेड वगैरह का एक पॉइंट जाएगा, एसेट्स में स्टॉक का और फिक्स एसेट्स का जाएगा, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी का पॉइंट जाएगा, ठीक है। ये 4 तरीके से अपने को करना है सर। ओके सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा सर। अब याद करा दो, ठीक है सर, हम याद करा देते हैं हम अभी आपको, ठीक है सर। सर हम रेस्टोरेंट का ऑडिट करने का, तो सबसे पहले रेवेन्यू से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे सर। वेरीफाई करना है, वेरीफाई द टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन सेली और सॉरी डेली, सेली नहीं, डेली, डेली एंड मंथली सेल्स रिपोर्ट। मतलब हम रेस्टोरेंट का ऑडिट करने गए तो वहाँ से रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है वो चीज़ चेक करो। और दूसरी चीज़, इनका जो एक रजिस्टर होगा मंथली या फिर डेली, ये सेल लिखते होंगे, रिपोर्ट बनाते होंगे, आज इतनी सेल हुई, कल इतनी हुई, परसों इतनी हुई। तो इस जो डेली या फिर मंथली जो सेल्स रिपोर्ट है, उससे अपन क्या करेंगे, वेरीफाई कर लो, ठीक है सर, वेरीफाई कर लो टोटल रेवेन्यू कितना आया, ठीक है, एक पॉइंट। फिर मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ाया था सर, देखो सर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट। फिर अपने को वाउच करो, वाउचिंग करना है। सर ये क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम आ गए, क्या सर आ गए, वाउचिंग करना है, ये एफ वाला पॉइंट पढ़ो, वाउचिंग करना द पेमेंट ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन पेरोल, अटेंडेंस रजिस्टर एंड बैंक रिकॉर्ड्स। मतलब अपने को वाउच करना है। देखो अगर तुम्हें वाउच और वेरिफिकेशन में इसमें अंतर है तो कुछ भी तुम ऐसा लिख सकते हो, एग्जामिनेशन भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर तुम वेरिफिकेशन भी लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। एग्जामिन लिख दोगे तो भी चलेगा। एग्जामिन द पेमेंट ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन पेरोल, पेरोल का मतलब होता है भैया हमारे 10 एम्प्लॉइज, 10 लोगों को कितनी सैलरी देना, टोटल सैलरी इस पर मंथली सैलरी, वो सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो पेरोल से अपन चेक कर लो। अटेंडेंस रजिस्टर होगा उससे चेक कर लो। बैंक के रिकॉर्ड से चेक कर लो कि हमने इनको कितनी सैलरी दी। तो बोला वाउच करो पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का कितना पेमेंट दिया वो वाउचिंग कर लो, मतलब चेक कर लो, ठीक है। फिर है वाउच करना, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट का पेमेंट कुछ दिया है तो वाउचिंग दी, वाउचिंग करो, डायरेक्ट लिख दो वाउचिंग दी रेंट अमाउंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। हमने कितने पॉइंट कवर किए, 3 पॉइंट भैया, एक रेवेन्यू से रिलेटेड लिखना है, एक सैलरी से रिलेटेड, एक ओवरहेड से रिलेटेड। अब स्टॉक से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड एक पॉइंट लिखना है। सर स्टॉक से रिलेटेड कहाँ है, ये दे रखा हुआ है, मैंने जो टिक लगा रखा हूँ ना, मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट याद रखो, सिंपल जाएगा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आगे भी रिपीट होना है सब कुछ, ठीक है। तो अब स्टॉक से रिलेटेड तो एग्जामिन, केयरफुली भी काटना है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका नंबर नहीं कटेगा। मेन मेन चीज़ लिखना है, एग्जामिन करो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अपने को स्टॉक का एग्जामिन करना है, वैल्यू करना है कि स्टॉक कितना है, ठीक है।
ठीक है। और लार्ज राइटिंग ऑफ एनी पेरिशेबल आइटम शुड बी केयरफुली एग्जामिन, मतलब कुछ भी जो पेरिशेबल आइटम होता है, मतलब फूड वगैरह सब्जी वगैरह जो होती है उसको पेरिशेबल आइटम बोलते हैं। पेरिशेबल मतलब जल्दी खत्म होती है, जल्दी खराब होती है। आप सब्जी रख दो एक दिन के लिए खराब हो जाएगी एक दिन के बाद। तो उन्होंने बोला कि लार्ज राइट ऑफ करते हो, राइटिंग ऑफ मतलब उसको तुम लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे हो। मतलब हम लोग रोज की सब्जी फेंक रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट का तुम ऑडिट करने गए हो तो तुम रोज के रोज फल वगैरह सब्जी वगैरह फेंक रहे हो। इसका मतलब क्या है, तुम बहुत ज्यादा सब्जी वगैरह लेके आ रहे हो, कंज्यूम कम हो रही है, फेंक ज्यादा रहे हो। तो अगर कुछ लार्ज राइट ऑफ हो रहा है, कुछ अगर प्रॉफिट, देखो कोई तुम जब सब्जी वगैरह फेंकते हो तो नुकसान तो लिखोगे ना कि भैया हमारी इतने रुपए की सब्जी फिक गई, वेस्ट हो गई, तो वो किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नुकसान दिखाएगी। तो लार्ज राइटिंग ऑफ करते हो कोई भी पेरिशेबल आइटम शुड बी एग्जामिन, उसको एग्जामिन करो, चेक करो कि तुम इन्वेंट्री सिस्टम तुम्हारा ठीक नहीं, स्टॉक का सिस्टम ठीक नहीं, तुम बहुत सारा आइटम फालतू में परचेज करते हो और उसको नाली में बहा रहे हो। ठीक है, तो आपने को क्या करना है, एग्जामिन करना है स्टॉक को। ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड एक पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट है फिक्स एसेट्स। ठीक है, कंडक्ट करो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप फिक्स एसेट अकेले लिखोगे तो भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट अकेले लिखोगे तो भी चलेगा। तो कंडक्ट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। फिक्स एसेट का एक रजिस्टर होगा कि हमने इतने की परचेस की, डेप्रिसिएशन लगा के इतना क्लोजिंग बैलेंस, फिर हमने कुछ परचेस किया तो उसमें ऐड करके, तो उसको फिक्स एसेट का एक रजिस्टर मेंटेन होगा। उस फिक्स एसेट के रजिस्टर से फिजिकली, फिक्स एसेट के रजिस्टर में 1 करोड़ की दिख रही बिल्डिंग, तो तुम फिजिकली वहां जाके देख के आओ बिल्डिंग की इतनी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। ये सब चीजें पता पड़े, वहाँ बिल्डिंग ही नहीं है, तुमने 1 करोड़ की बिल्डिंग दिखा रखी हुई है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने फिक्स एसेट रजिस्टर में, लेकिन वहां पर बिल्डिंग वगैरह नहीं है। तो ये सब चीज़ अपने को चेक करना है। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको चेक करना है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से। ठीक है, और फिर चेक करो एडिक्वेटली डेप्रिसिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड और नॉट। ये काट के लिखो, मैं लिखा देता हूँ तुम कहीं पे, चेक एडिक्वेटली डेप्रिसिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड, इतना लिखो। सर मैंने ये चीज़ सिंपल कर दी, सर मैंने ये चीज़ सिंपल कर दी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है सर, क्या बोला गया, एस अभी हमारा क्या था सर, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या है, डेप्रिसिएशन चेक कर लो। फिर लास्ट में कलेक्ट द लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज एंड वेरीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एरियर्स बिल। मतलब एरियर बिल का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारी क्या है, शॉर्ट टर्म कुछ लाइबिलिटी हमको पेमेंट करना है क्रेडिटर को, तो एरियर ऑफ बिल है। ठीक है, या फिर बिल्स पेएबल है, उसको अपन एरियर बिल बोलेंगे, वो चेक कर लो कि कितना पेमेंट बाकी है। और लाइबिलिटीज का एक बार चेक करो, क्या, कलेक्ट द लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का चेक करो लिस्ट, क्या लोन वगैरह लिया है तो अपने को क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देख लो, लोन का क्या कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया सर, ये 4 पॉइंट याद रखना है सर। रेवेन्यू से रिलेटेड एक पॉइंट आएगा, सैलरी से रिलेटेड, मतलब एक्सपेंसेस से रिलेटेड आएगा। एक्सपेंसेस में 2 पार्ट कर देना, 2 काटे काट देना। पहला जाएगा सैलरी, दूसरा ओवरहेड से रिलेटेड, फिर स्टॉक, फिक्स एसेट और लाइबिलिटीज। ये 4 चीज़ें याद रखना सर। 4 चीज़ों के लिए भी मैंने निमोनिक बना रखा हुआ है, रियल। निमोनिक है हमारा रियल, रियल रियल। आर मतलब हो जाएगा रेवेन्यू, ई से हो जाएगा हमारा एक्सपेंसेस, ए से हो जाएगा हमारा एसेट, एल से हो जाएगा हमारी लाइबिलिटी। ये 4 चीज़ याद रखना, इससे रिलेटेड पॉइंट है सर। ये हो गया हमारा। ओके सर, अब अपन और आगे जाते हैं। ठीक है सर, अब मैं सर टूर्स एंड ट्रेवल का करा रहा हूँ, सेम चीज़ रियल, सेम चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे लिख लो, रियल, आर ई ए एल, रियल। आर सबसे पहली चीज़ है क्या, रियल। आर का क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम वाउच करना है, या फिर तुम लिख दो एग्जामिन करना है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, एग्जामिन लिख, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिन द कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर बुकिंग, मतलब कलेक्शन कितना आया कस्टमर से, इसका मतलब क्या है सर, रेवेन्यू बोलूंगा मैं इसको। भैया टूर्स एंड ट्रेवल्स है, टूर्स एंड ट्रेवल्स है, ट्रैवल एंड टूर्स है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, इससे क्या आएगा भैया, कलेक्शन कितना है कस्टमर से, रेवेन्यू ही हुआ ना ये। हाँ, तो लिखो भैया, कलेक्शन चेक करना है अपने को कस्टमर से कितना हुआ बेस्ड ऑन देयर बुकिंग। उनने जितने 1 लाख रुपए की बुकिंग हुई इस साल, तो भैया 1 लाख रुपए का कैश आया कि नहीं आया वो चेक कर लो। काउंटर फॉइल देख लो कि भाई तुमने जो रिसिप्ट, काउंटर फॉर बिल इनवॉइस वगैरह बनाया होगा, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हो। रिसिप्ट वगैरह दी होगी तो उसकी कार्बन कॉपी चेक कर सकते हो। इतना याद रखो बस, बहुत है, इसको काट दो। ठीक है, कलेक्शन चेक करना है मतलब रेवेन्यू चेक करना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या बोला गया, वाउच द रेवेन्यू आउट ऑफ कमीशंस फ्रॉम वेरियस कंपनीज एंड टूर पार्टनर्स। 1 मिनट रुकना, अगर अपने को और पॉइंट दिख रहे होंगे तो अपन वो कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर के पॉइंट तुम काट सकते हो, मैं इसको डिलीट कर, ये वाला पॉइंट भी डिलीट, ये वाला पॉइंट भी डिलीट। बस एक पॉइंट याद रखो पहले वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखो, ये वाला पॉइंट याद रखो, बाकी सब तुम छोड़ो। यहाँ पे आ जाओ, इजी इजी पॉइंट्स है सर। एक पॉइंट ओवरहेड का था, तो ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ब्रॉडबैंड की जो बिल है एक्सेट्रा शुड बी वाउच। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है एज इट इज। तुम ओवरहेड वाला जो पॉइंट अपन ने यहाँ पे पढ़ा है क्या, हाँ, यहाँ पे भी सेम पॉइंट लिख देना, तुम कंफ्यूज मत हो ना। या तो ये वाला पॉइंट याद कर लो,
तो नीचे चेप देना, ठीक है, या फिर तुम नीचे वाला ये जो दे रखा हुआ ये वाला याद कर लो तो तुम ऊपर चेप देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरा मिलेगा कि भैया ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस शुड बी वाउच होना चाहिए। एग्जाम्पल में लिखो कौन सा, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्रॉडबैंड का बिल, ठीक है, कोई सा भी एक पॉइंट याद रखो ओवरहेड से रिलेटेड। फिर सैलरी से रिलेटेड आएगा, वेरीफाई दी सैलरी पेड टू परमानेंट स्टाफ बेस्ड ऑन द पेरोल अटेंडेंस रजिस्टर एंड, बस अटेंडेंस रजिस्टर इतना ही लिखो, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। ऊपर भी सैलरी का जो पॉइंट है तुम्हें कॉमन करना, तो ये सैलरी वाला पॉइंट उठा के लिख दो, ये वाला पॉइंट याद कर लो सैलरी का, या फिर आप नीचे वाला पॉइंट याद कर सकते हो, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट याद करो। फिर कंडक्ट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये ऊपर पढ़ाया था सेम पॉइंट है। फिर लास्ट में भी सेम है सर, कलेक्ट दी लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज एंड वेरीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एरियर बिल्स। सिंपल, ऊपर वाले पॉइंट उठा के चेप दो, सिंपल सिंपल पॉइंट है, सिंपल चैप्टर है, कुछ इतना दिमाग वाला टेक्निकल चीज नहीं है। होटल एंड गेस्ट, इसमें भी सर रियल लगने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है सर, देखो नीचे को तो 4 पॉइंट वही चीज़ होंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस चेक करो तो ऊपर से उठा के सेम उठा के यहाँ चेप देना। और यहाँ पे स्टॉक है, किसी किसी में स्टॉक मिलेगा, किसी किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वाला सेम पॉइंट है, ऊपर वाले से यहाँ उठा के चेप दो। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट है, उठा के चेप दो यहाँ पे। लिस्ट ऑफ लाइबिलिटी वाला पॉइंट है, उठा के चेप दो। तो ये 4 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए तुम्हारे, ठीक है, और एक पॉइंट सेल का कर लो, मतलब रेवेन्यू होगा या फिर कलेक्शन होगा। तो वाउच दी कलेक्शन या फिर एग्जामिन दी कलेक्शन फ्रॉम दी बॉर्डर बेस्ड ऑन देयर चेक इन। अपन किस चीज़ का कर रहे हैं, होटल का कर रहे हैं। होटल में क्या होता है, चेक इन चेक आउट होता है। जो बोर्ड मतलब जो रहने आते हैं ना, मैं रहने गया 2 दिन के लिए होटल में, तो उसको बोर्डर करते हैं, बोर्ड किया हुआ है, ठीक है। चेक इन और चेकआउट का टाइम देखो, डे देखो कि भैया आज मैंने चेक इन किया और कल मैंने चेकआउट किया, मतलब एक दिन का है, तो एक दिन का रेवेन्यू चेक करो कि आया कि नहीं आया, वो सब चीज़ें। तो इन्होंने बोला वाउच करो कलेक्शन को फ्रॉम दी बोर्डर, जो रहने आया वो, बेस्ड ऑन देयर चेक इन एंड चेकआउट इन्फॉर्मेशन। चेक इन चेकआउट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने को, कहाँ पे मिलेगी, एक रजिस्टर वगैरह होगा उसमें मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड इन रजिस्टर। और काउंटर फॉलो बिल चेक कर लो, कैश बुक चेक करो कि कैश में पैसा आया कि नहीं आया, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद करो, ठीक है। एक और पॉइंट करना है, ये भी कर सकते हो, वाउच दिस कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल इवेंट। फॉर एग्जांपल कलेक्शन चेक करो, कुछ ऐसे स्पेशल इवेंट वगैरह होता है कि भैया होटल है तो उसमें कॉन्फ्रेंस का दे दिया, वेडिंग हॉल के लिए, वेडिंग सेरेमनी के लिए दे दिया, तो अच्छा खासा पैसा आ जाता है। ये अगर ऐसी कुछ कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो इसका अच्छा खासा पैसा आता है। कॉन्फ्रेंस का मान के चलो 1.5 लाख 2 लाख रुपये आ गया, अपन ने पूरा हॉल दे दिया इनको, तो भैया 1.5 2 लाख रुपये आ गया। तो वो एक बार चेक करो, स्पेशल इवेंट अगर हुआ है तो उसका कलेक्शन चेक करो, बैंक में आया, कैश में आया, किस तरीके से आया, काउंटर फॉइल चेक करो। सिंपल सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है सर, यहाँ तक गाड़ी आपकी अच्छी जा रही होगी, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मतलब नाच गाना, इंटरटेनमेंट, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में भी जाता हूँ मैं, तो सिनेमा हॉल में भी मेरे को रेवेन्यू चेक करना है। तो क्या करना है, रेवेन्यू मत लिखना, अगर यहाँ पे कलेक्शन लिखा तो कलेक्शन लिखो, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आता यहाँ पे। टिकट से क्या होगा, कलेक्शन होगा। वाउच टू द कलेक्शन बेस्ड ऑन सेल्स डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ टिकट्स एंड एंट्रीज इन द कैश बुक, ठीक है, सिंपल है। टिकट देख लो कितनी टिकट्स बिकी, उसकी कार्बन कॉपी, और कितना हमारे पास कैश आया कैश बुक में, वो चीज़ आप देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक एक पॉइंट मैंने याद करा दिया। दूसरा पॉइंट सर क्या है भाई, पहले अपन अपने वाले इसमें पॉइंट नीचे वाला है, कंडक्ट करो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन दी फिक्स एसेट रजिस्टर एंड, वही वाला ऊपर वाला पॉइंट उठा के चिप देना। फिर सैलरी वाला पॉइंट भी मिलकर वाउच करो सैलरी पेड टू स्टाफ बेस्ड ऑन पे रोल अटेंडेंस रजिस्टर एंड लीव एप्लीकेशन, इतना याद करो, ठीक है, इतना सा याद करो। तो ये 2 पॉइंट अपने हो गए। फिर तीसरा है सब पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट शुड बी वाउच बेस्ड ऑन द ऑर्डर, एक मिनट रुको डिलीट करना, हाँ, ऑर्डर प्लेस्ड इनवॉइसेस एंड एंट्रीज इन द कैश बुक, ये वाला पॉइंट आप याद कर सकते हो। क्योंकि अपने पास कितने पॉइंट हुए, एक पॉइंट ये हुआ, 2 पॉइंट ये हुआ, 2 पॉइंट हुए अपने पास, और अपना सेल्स से रिलेटेड 3 पॉइंट हुए, मतलब अपने को 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, कितने, 2 पॉइंट। अब दो तुम कोई से भी पॉइंट याद कर सकते हो, अपने मिनिमम 5 पॉइंट याद रखो, ठीक है। आप चाहो ये वाला याद कर सकते हो, चेक करो वेदर दी कलेक्शन फ्रॉम दी एडवांस बुकिंग हैज़ बीन ड्यूली एडजस्टेड, मतलब किसी ने एडवांस बुकिंग करा ली अपनी, मतलब परसों की सिनेमा जाना है भैया किसी के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, तो आज से ही तुमने टिकट बुक कर ली, क्योंकि परसों पलट ना जाए वो ना, कि उसको बोलने को रह जाएगा मैंने टिकट बुक कर ली, पैसा चला जाएगा, चलना पड़ेगा, इसीलिए। तो एडवांस में अगर कुछ भी बुकिंग हुआ है तो एक बार वो एडजस्ट हुआ है पेमेंट के नहीं हुआ, वो चीज़ एक बार आप चेक कर लो। तो ये वाला पॉइंट आप याद कर सकते हो, ईजी वाला है, मैं सब ईजी ईजी पॉइंट याद करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और एक ये वाला भी कर लो, ई वाला पॉइंट की भैया वाउच करो कलेक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ ड्रिंक्स रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द डेली सेल्स रिपोर्ट एंड एंट्रीज इन द कैश बुक, ये वाला भी याद कर सकते हो। मतलब जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहाँ पे क्या भैया छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का रहता है, ड्रिंक्स मिल जाती, पॉपकॉर्न वगैरह मिल जाता है, फ्राइज वगैरह मिल जाती, बहुत सारी पिज़्ज़ा बर्गर भी मिल जाता है। तो कुछ भी ड्रिंक्स रिफ्रेशमेंट अगर कुछ भी सेल होता है तो उसका क्या कलेक्शन वेरीफाई करो कि भैया
वेरीफाई करो या फिर वाउच करो, एग्जामिन करो, कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्शन कितना आया वो चेक करो। कहाँ से करेंगे सर? डेली सेल्स रिपोर्ट से मिलेगा, ठीक है। और अपन कैश बुक में एंट्री से भी चेक कर सकते हैं, और बिल वगैरह दिया होगा तो उसके काउंटर फॉल से कर सकते हैं, लिख सकते हो, कॉमन पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट्स हमारे मोस्टली हो गए हैं कवर। 1 2 3 4 5 पॉइंट होते, देखो 6 पॉइंट हो गए। एक तो ये वाला कलेक्शन ऑफ डेली वाला, ठीक है। दूसरा वाला सी पॉइंट वाला, ठीक है। फिर ये तीसरा वाला, ये फिर ये 4, ये 5 और ये 6 पॉइंट हो गए। बहुत इनफ है सर, इनफ है, इनफ। ओके सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? और अभी तक प्लीज़ अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो कसम है भाई तुम लोगों को, जल्दी से करके जाना, है ना। अम्यूजमेंट पार्क के बारे में हम लोग बात करेंगे, पढ़ो चुपचाप। सर अम्यूजमेंट पार्क क्या कहता है? अम्यूजमेंट पार्क में हम लोग जाते हैं, अच्छी बात है, जाते हो सर। रेवेन्यू से रिलेटेड एक पॉइंट सर, वाउच करो द कलेक्शन बेस्ड ऑन डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ टिकट्स एंड एंट्रीज इन द कैश बुक। ये जो है ना, ये ऊपर से ऊपर वाली लाइन भी तुम ये उठा सकते हो, ठीक है। ये वाली, यही कि चेप देना, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत वेरिएशन लग रहा है तो यही ऊपर वाली लाइन तुम चेप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये लिखा है तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, पत्थर की लकीर है, यही वाली लिखना है। ऊपर वाली जो सेल्स से रिलेटेड है, एक सेल्स से रिलेटेड याद कर लेना, वो यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? पेमेंट टू सप्लायर फॉर रिफ्रेशमेंट। क्या होता है अम्यूजमेंट पार्क में? क्या होता है अम्यूजमेंट पार्क में? क्या होता है, बड़े बड़े पार्क होते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा पार्क है, अरे कहाँ गया पार्क, खो गया हमारा। ये इतना बड़ा पार्क है, वो पार्क दिख रहा है, हाँ अब अच्छे से दिखेगा। सर ये अम्यूज़मेंट पार्क है, इसमें क्या बहुत बड़ा पार्क है भाई। छोटी छोटी स्टॉल वगैरह लगा दी, तो छोटी छोटी स्टॉल लगाएंगे तो सामान वगैरह लाना पड़ेगा, बिस्लरी वगैरह खरीद के लेके आना पड़ेगा। तो तुम बिस्लरी वगैरह तुमने इकट्ठे में 1,000 बोतल से मंगा ली, 1,000 बोतल मंगाई होंगी, तो इसका तुमने पेमेंट किया होगा, इसका तुम्हें बिल मिला होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि वेरीफाई कर लेना, अगर आपने कुछ भी रिफ्रेशमेंट या फिर सप्लायर को कुछ भी पेमेंट दिया, कुछ भी तुमने परचेस किया हुआ है, उसको वेरीफाई कर लेना। कैश पेमेंट जो अपन करेंगे या फिर बैंक से पेमेंट करेंगे, उसको वेरीफाई कर लेना, और दूसरी जो उसने बिल दिया होगा उससे आप चेक कर लेना, ठीक है सर। ओके, तो उन्होंने यही वाला पॉइंट बोला हुआ है कि सर पहले अपन अपना अम्यूज़मेंट पार्क को मिटा देते हैं, है ना। अपन एग्जाम के बाद जाएंगे अम्यूज़मेंट पार्क, अभी नहीं जाना। चलो आ जाओ, अभी तो हाइलाइटर हाइलाइटर खेलो। क्या बोला गया, ये वाला पॉइंट था। पेमेंट टू सप्लायर ऑफ रिफ्रेशमेंट, कुछ भी मंगाया हुआ रिफ्रेशमेंट शुड बी वाउच्ड बेस्ड ऑन द ऑर्डर प्लेस। तुमने ऑर्डर पहले प्लेस किया होगा, 1,000 बोतल्स चाहिए, वो चेक कर लो, इन्वॉइसेस चेक कर लो, एंट्रीज देखो कैश बुक में, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत। फिर वाउच करो सैलरी, अगर आप पेड करते हो अपने स्टाफ को ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल बेसिस पर, अटेंडेंस रजिस्टर के बेसिस पर, लीव एप्लीकेशन काट दो किसी काम, किसी की लीव वाली लीव वगैरह लगी हुई, वो आप उस बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है सर। लीव बेसिस पे कहते हैं, फॉर एग्जांपल तुमने बता दिया 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं, ये नाम दे रखे हुए, और वहाँ पे 1,002 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। 2 एम्प्लॉयज़ लीव पे गए हुए थे, और 2 एम्प्लॉयज़ का क्या लीव लेटर रखा हुआ था, लव लेटर नहीं, लीव लेटर, ठीक है। लीव लेटर रखा हुआ था, ठीक है। तो अब 100 एम्प्लॉयज़ उन्होंने बता दिया, हाँ भाई 100 एम्प्लॉयज़ हमारे पास, बस 100 ही है और कोई भी नहीं है। लेकिन तुमने क्या उसका लीव लेटर चेक कर दिया, अपना उसमें नाम देखा लीव लेटर में कि भैया इस नाम के एम्प्लॉयज़ अवेलेबल, इस नाम के एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में है नहीं है, लेकिन ये लीव लेटर कहाँ से आया? तो फंस जाएंगे भैया। फिर वो पकड़े जाएंगे कि भैया कि 102 एम्प्लॉय, हम 100 बता रहे हैं, 2 छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अपन लीव लेटर से देख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ कुछ कैजुअल स्टाफ, अगर तुमने अपॉइंट किया हो कुछ टाइम के लिए कि भैया रश वगैरह रहता है तो टिकट चेक करने के लिए 2 बंदे एक्स्ट्रा लगा दिए। कैजुअल स्टाफ शुड बी वेरीफाइड करो बेस्ड ऑन देयर अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ओनली। मतलब उसको कैजुअल वर्कर, तो देखो क्या होता है, कोई फ्रॉड, इसका इसमें फ्रॉड वगैरह आराम से हो जाता है कि भैया कुछ भी बड़ा सा फैक्ट्री वगैरह है, या फिर कुछ भी अम्यूजमेंट पार्क है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है। हमने कैजुअल लेबर लेकर आए क्योंकि भाई काम था, रश बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सेल बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, लोग बाग बहुत ज़्यादा आ रहे थे अम्यूजमेंट पार्क में, तो 2 बंदे हम लेके आए 1 महीने के लिए, ठीक है। और हमने उनको कैश में पेमेंट कर दिया, चले गए। तो लेकिन अब इसको एक्चुअल में पता पड़ेगा कि अपने को एक्चुअल में पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर जाता है, उन्होंने सितंबर अक्टूबर के लिए रख लिया, लेकिन अपन कब आ रहे हैं, अप्रैल टू मार्च के बाद अपन ऑडिट करने आ रहे हैं, अपने को पता ही नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला गया कि भैया जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उनसे एक बार पूछ लो, एक बार उनसे चेक कर लो, या फिर जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया होगा, कैजुअल लेवल ले रहे हो 1 महीने 2 महीने के लिए, तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दो। अपॉइंटमेंट लेटर दिया होगा तो उसमें देखो कि किसने, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हो, जो ऊपर वाला जो मैनेजर वगैरह होगा या फिर जो ओनर होगा अम्यूजमेंट पार्क का, उसने ऑथोराइज किया है कि नहीं, कि एक बार वो चीज़ चेक कर लो, ये कैजुअल लेबर को अपॉइंट करते टाइम पर, ठीक है। कंडक्ट करो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, ये वही वाले पॉइंट है बाबा, तुम पढ़ चुके हो।
ठीक है सर, हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। बहुत सिंपल था चैप्टर था यार, बहुत सिंपल था चैप्टर था। 24 मिनट में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है सर। ओके 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 ओके। इसमें 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 एक पॉइंट ये किया था अपन ने, दूसरा ये हो गया था, तीसरा वाला ये हो गया था, चौथा वाला ये हो गया था। 5 पॉइंट हो गए, चलो डन है, कोई दिक्कत नहीं। और एक आध पॉइंट तुम्हें इसमें से इजी लिख रहा, इजी अगर लग रहा हो तो कोई सा भी कर सकते हो, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब पढ़ेंगे हम बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ बैंक। सर बैंक का ऑडिट होने जा रहा है। मैं यहाँ पे कितना पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पेज नंबर 94 तक पढ़ाऊँगा। मतलब मैं आपको कितने पेज पढ़ाने वाला हूँ, एक दो, दो ही पेज पढ़ाने वाला हूँ, है ना। इसके बाद अपन लेक्चर कंप्लीट करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे भाई। चलो 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 फटाफट आ जाओ। सर बैंक का ऑडिट करने जा रहा हूँ, ऑडिट ऑफ बैंक। ये सिर्फ समझने के लिए लिखा हुआ है, किसी काम का नहीं, अंडरस्टैंड करने के लिए दे रखा है। ये मैंने अपने लिए लिखा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, अरे कहाँ गया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इसलिए सिर्फ समझने के लिए, कुछ भी मत करना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा है। भैया इंडिया में कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, बहुत तरीके के बैंक होते हैं। अपन बैंक से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हैं, बैंक का पेपर देने नहीं जाना है अपने को, सिर्फ समझने के लिए दे रहा हूँ तुमको कि भाई तुम समझ लो, नहीं तुम बाद में बोलो सर ने समरी बुक में कुछ पढ़ाया नहीं है, स्टडी मेट की बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, इस चक्कर में मैंने इन चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। हमारी जो समरी बुक है, मैं बोल सकता हूँ 90 पेज के समथिंग की होगी, 100 पेज की भी नहीं होगी। बस ये फालतू का कुछ कुछ कंटेंट मेरे को डालना पड़ रहा है, क्योंकि तुम बाद में बोलोगे सर ने हमें पूरा नहीं पढ़ाया, आधा अधूरा पढ़ाया हुआ, क्योंकि भाई बोलने वालों की कमी नहीं है, है ना। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला बोला गया भैया कमर्शियल बैंक है सर। कमर्शियल बैंक का मतलब जो तुम नॉर्मल तुम अपने शहर में देखते हो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो तुम्हें लोन देंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हारे एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है तो इसको आगे बढ़ा देना, किसी काम की चीज़ नहीं, सिर्फ समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ। एक होता है कमर्शियल बैंक। ठीक है। कमर्शियल बैंक टाइप ऑफ बैंक्स हैं, तो कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोन देगा, सेविंग बैंक अकाउंट खोलेगा, करंट अकाउंट खोलेगा। ठीक है। बिजनेस बिजनेसमैन्स के लिए। ठीक है। कमर्शियल जो बैंक है अपन लोगों के लिए, नॉर्मली जो बैंक होते हैं भैया लोन वगैरह भी दे देगा आपको, सेविंग बैंक अकाउंट खोलेगा, करंट बैंक अकाउंट खोलेगा। ठीक है। कोई भी बैंक चले जाओ अपने जो शहरों में होते हैं वो। फिर होता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक मतलब छोटे छोटे गाँव में पेमेंट सिस्टम के लिए, कि भैया हमारा इंडिया आगे बढ़े, ग्रो करे, तो इसलिए क्या किया गया, रीजनल रूरल बैंक बना दिए गए। छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गाँव में भी भैया बैंकिंग सिस्टम चालू कर दिया कि भैया ऑनलाइन आप अमाउंट ट्रांसफर कर सको। इसमें क्या भैया, आप लोन भी मिल जाएगा आपको, सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। फिर होता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बैंक होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, उन्होंने मिलकर सोचा कि अपने एक कोऑपरेटिव बैंक खोल, उनको खुद के पैसे लगाएंगे। ठीक है भाई, 10 लोग हैं, 1-1 लाख रुपए लगा दिए, मतलब 10 लाख रुपए बैंक के पास आ गए। अब जो बैंक है, अब किसी को लोन की ज़रूरत है, किसको, सिर्फ उसके मेंबर जिसने पैसा दिया है ना। ये कोऑपरेटिव बैंक में ये होता है कि भैया जिसने पैसा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1-1 लाख रुपए दिया हुआ है, तो उन 10 बंदों में से एक एक बंदे को 10 लाख रुपए अपन दे सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे भैया, कोऑपरेटिव बैंक है वो। मतलब वो जो बैंक अपने मेंबर्स को ही लोन वगैरह देता है उसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। ये किटी पार्टी वगैरह भी अपने इंडिया में अभी चल रहा है, लेडीज़ों में चलता है ये चीज़ कि भाई किटी पार्टी होती है। 10 लेडीज़ हैं भाई। ठीक है। क्या होता है, मैं समझा भी देता हूँ आपको। ठीक है भाई, 10 लेडीज़ हैं, 10 लेडी, ये लोग क्या किटी पार्टी टाइप की करते हैं भाई, किसी के नाश्ता पानी कर लेते, एक लेडीज़ क्या, बस एक लेडी क्या कर लेते हैं, 10 में से 10 क्या करेंगी भाई, 1-1 लाख रुपए देंगी। ठीक है। 1-1 लाख रुपए देंगी, कितना हो गया भाई, 10 लाख रुपए इस किटी पार्टी के पास आ गया। मतलब एक मतलब एक लेडी के पास रख दिया इन्होंने, ये बॉस के पास रख दिया, बॉस है, लेडी हमेशा बॉस होती है, एक के पास रख दिया। अब क्या किया जाएगा, हर महीने क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, किसी को अगर रिक्वायरमेंट है, किसी को क्या रिक्वायरमेंट है, 10 लेडी है, 10 ने 1-1 लाख रुपए दे दिया। अब हर एक लेडी को, एक लेडी एलएडी, एक लेडी को क्या करेंगे, 10 लाख रुपए एक मंथ के लिए दे देंगे। भाई तेरे को टीवी खरीदना है टीवी खरीद, फ्रिज खरीदना है फ्रिज खरीद, कुछ भी तेरे को खरीदना है, जो करना है वो करो। ठीक है। ऐसा मतलब ये एक सिस्टम बता रहा हूँ। ठीक है। एक लेडी को 10 लाख रुपए दे दिया, मतलब 10 लाख भी नहीं होता, छोटा छोटा भी अमाउंट होता है, किसी को 10,000 20,000, मतलब छोटे छोटे अमाउंट से भी ये चीज़ किटी पार्टियाँ चलती हैं। ये चीज़ हमारे इंडिया में अभी चल रही है, लेडीज़ों के अंदर चल रही है भैया। इकट्ठा बल्क में पैसा चाहिए ले लो, ब्याज व्याज कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि क्या होता है, इस लेडी ने 10 लाख रुपए लिया, अब नेक्स्ट मंथ ये लेडी किसको दे देगी, दूसरी लेडी को देना पड़ेगा। ठीक है। ये लेडी क्या है, 10 लाख रुपए वापस करेगी किटी पार्टी वाले को, फिर दूसरी लेडी को 10 लाख रुपए दे दिया जाएगा। कुछ भी रिक्वायरमेंट है आप खरीदो खरीदो, इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का भी सेम ही होता है। उसके बाद है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है भैया, जिसको
जिसका मतलब कैपिटल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए लोन चाहिए, मतलब जैसे भैया पावर प्लांट लगाना, सोलर का बहुत बड़ा प्लांट लगाना, इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाना, वो कंपनीज को दिया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं, इंडस्ट्री वगैरह को जनरली देते हैं। पेमेंट बैंक का क्या मतलब होता है, पेमेंट बैंक क्या करता है, 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट ले सकता है, ट्रांसफर करता है मनी, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए होता है मोस्टली, और दूसरी चीज़ है 1 लाख रुपए तक का किसी को भी लोन दे, सॉरी डिपॉजिट ले सकता है, ठीक है। हालांकि मैं बता रहा हूँ, तुम स्किप कर देना, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला, हम बैंक का पेपर नहीं दे रहे हैं। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है भैया, स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह नहीं खोलता, सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी देता है, ठीक है, सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी देता है बिजनेस वालों को, ठीक है। 6 टाइप के कैटेगरीज में बैंक्स को डिवाइड किया, फालतू का ज्ञान मैंने आपको दिया था, किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भैया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, भैया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बैंक जो होता है सिर्फ ये भी समझने के लिए, ठीक है, बहुत काम का है नहीं, अपने एग्जाम में नहीं आने वाला, सिंपल सा मैटर, ये सिर्फ समझने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, मतलब बैंक है, अलग अलग कैटेगरी के बैंक है, तो अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग एक्ट बना दिए गए। ये है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, बहुत सारे एक्ट के ऊपर, वो बहुत सारे बैंक्स के ऊपर लगता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अलग एक्ट है, तो ये सब अलग अलग बैंक के ऊपर लगते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये सब पे लगता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या बोलता है भाई, क्योंकि सबका डाटा बैंक के पास है, सबके अकाउंट में कितना पैसा क्या है वो सब बैंक के पास है, तो भैया वो एक्ट वैक्ट लगाता है कि भैया किसी की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना। कस्टमर केयर के, जब तुम बैंक के कस्टमर केयर को फ़ोन लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लड़का हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी लड़की के अकाउंट की डिटेल मांगना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर के अकाउंट डिटेल्स मांगना है, तो बोलेंगे भैया सिस्टर से आप बात कराओ, तो इस केस में अपने को तकलीफ होता है, लड़की की आवाज़ में बात करना पड़ता है, नहीं तो वो बोलते भैया हम किसी का क्रेडेंशियल किसी को नहीं देने वाले हैं। मेरे को लग रहा है शायद वॉइस कम आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आप थोड़ा सा 1 मिनट, 1 मिनट, जो काम मुझे पहले करना चाहिए हो रहा है, आपकी वॉइस कम हो गई हो, कम, हेलो 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 हेलो, ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ा हूँ, हेलो हेलो हेलो, ओके ओके ओके, अब आप मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। चलिए चलिए चलिए, 31 मिनट तक आप मेरे को स्लो स्लो सुन रहे थे, आप थोड़ा तेज़ सुनेंगे, चलिए, चलो 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 चलो, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के बैंक्स होते हैं, सिंपल सा मैटर है, लेकिन एक पिताजी होते हैं, पिताजी होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, ये सब पे लगता है, सारे बैंक्स के ऊपर लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब पिताजी पिताजी होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक का टाइम पास था, किसी काम का नहीं था, आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। चलो अब मैं पढ़ाता हूँ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक, बैंक भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये किसी काम का नहीं, काट दो इसको भी, काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, जितनी जोर से काट सकते हो इसको भी काट दो, ठीक है। इस बस इन्होंने बताया सेक्शन 29 क्या करता है, डील करता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, भैया ये सेक्शन बता दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949 का, हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है। अब पॉइंट्स दे रखे हुए हैं कि भैया प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू नेशनलाइज्ड बैंक, सर नेशनलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हमारा नेशनलाइज्ड बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया हमारा नेशनलाइज्ड बैंक है, और भी लिखे हुए थे मैंने, है ना, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, ठीक है, ऐसे करके टोटल 12 ऐसे बैंक है जो नेशनलाइज्ड बैंक है। सर नेशनलाइज्ड बैंक होता क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक वो होता है, पहले था प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब प्राइवेट प्राइवेट किसी का बैंक था, गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया, उसको कहते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। तो ये जो मैं नीचे प्रोविजंस पढ़ाने वाला हूँ, तो वो लगेंगे नेशनलाइज्ड बैंक पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और रीजनल रूरल बैंक के ऊपर, ठीक है। इन 3 टाइप के जो बैंक होते हैं उसके ऊपर लगने वाले नीचे वाले जो प्रोविजन है, मतलब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से बनेंगे। तो इन्होंने क्या बोला गया कि एवरेज बैंकिंग कंपनी, मतलब ये जो 3 नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, बीओआई, ठीक है, और ऐसे करके 12 बैंक होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, फिर है हमारा एसबीआई और रीजनल रूरल बैंक। मैं बोल सकता हूँ नॉर्मली अपने लिए याद करो सभी बैंक अपने लिए, ठीक है, कि भैया जो बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, बैंक जो होता है उसको बैलेंस शीट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। किस हिसाब से बनाना, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना, याद रखो, एमसीक्यू पर्पज से प्लीज याद रखना, भैया शेड्यूल 3 के हिसाब से बैंक को बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर इतना याद रखो एमसीक्यू वगैरह पर्पज से। फिर दूसरी चीज़, सर फॉर्म ए में अपने को बैलेंस शीट बनाना है, और फॉर्म बी में अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। कौन सा फॉर्म ए और फॉर्म बी किसके, थर्ड शेड्यूल, कौन से, बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949। एमसीक्यू के लिए याद रखो इतनी चीज़ें कि भैया फॉर्म ए में बैलेंस शीट, फॉर्म बी में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेड्यूल 3 का फॉर्म है, शेड्यूल 3 का फॉर्म बी, ठीक है। और कौन सा एक्ट होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें बनना है, एमसीक्यू पर्पस से याद रखना है बस। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो ऑडिटर होगा वो किस तरीके से क्या होगा, वो इन्होंने ज्ञानबाजी फिर दे दी। सेक्शन 30 के बारे में बता दिया गया, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी ऑडिटेड बाय पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर, दे रखा है उन्होंने, बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, बैलेंस शीट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका ऑडिट होना है, बस बात खत्म। ठीक है, कर देंगे ऑडिट, क्या दिक्कत है। अब उन्होंने क्या बोला, ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी, जो बैंक का ऑडिटर है वो सीएनडीजी अपॉइंट, सॉरी एजीएम में अपॉइंट होगा। कौन करेगा, शेयर होल्डर करेगा। ठीक है, बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, बैंक है, बैंक है, बैंक है, बैंकिंग कंपनी कुछ भी याद रख लो, बैंक या फिर बैंकिंग कंपनी। ठीक है, बैंकिंग कंपनी का जो ऑडिटर होगा एजीएम में अपॉइंट होगा, एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि शेयर होल्डर करेगा। ठीक है, और जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है, नेशनलाइज्ड जो बैंक है, अपॉइंट कौन करेगा, बैंक उसको अपॉइंट कर लेगा, लेकिन हाँ, बैंक अपॉइंट करेगा थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब नेशनलाइज्ड जो बैंक है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। ठीक है, नेशनलाइज्ड जो बैंक है उसका ऑडिटर, उसका ऑडिटर याद रखो, याद रखो। बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, एजीएम में अपॉइंट होगा, शेयर होल्डर करेंगे। ठीक है, नेशनलाइज्ड जो बैंक है उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ ऑडिटर, एसबीआई का जो ऑडिटर उसको कौन अपॉइंट करेगा, सीएनडीजी करेगा। ठीक है सर, सिंपल समझ आ रहा है सर यहाँ तक, हाँ या ना बोलो कमेंट में, प्लीज प्लीज एक फीडबैक लिख के जाना कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं तुमको। ठीक है, इसमें मुझे कमेंट में चाहिए, इस वीडियो के कमेंट में, कि भाई तुम लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। भले तुम बोलो तो मैं वेट कर लूंगा 1 सेकंड के लिए। ठीक है, कि तुम भाई कमेंट लिख दो कि भाई कैसे लग रहे हैं तुमको लेक्चर। एसबीआई का ऑडिटर कौन, सीएनडीजी अपॉइंट करेगा। ठीक है, रीजनल रूरल जो बैंक है वो बैंक अपॉइंट करेगा, लेकिन एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये 4 पॉइंट एमसीक्यू के लिए अपन याद करके रखो कि भैया बैंकिंग कंपनी है तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, एजीएम में अपॉइंट होगा। फिर दूसरा दे रखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, नेशनलाइज्ड जो बैंक है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। एसबीआई है तो उसको सीएनडीजी अपॉइंट करेगा। रीजनल रूरल बैंक है तो बैंक तो अपॉइंट करेगा, लेकिन एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, अब इतना सा 4 पॉइंट याद रखे। फिर 5वां पॉइंट क्या रखना सर, रिम्यूनरेशन जो है ऑडिटर की वो फिक्स होगी सेक्शन 142 में। सर सेक्शन 142 तो भूल गए, कंपनी एक्ट 2013 का, तो मैंने यहाँ पे ले आया। सेक्शन 142 क्या बोलता है, अगर आपने, अगर शेयर होल्डर ने मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने अगर आपको अपॉइंट किया हुआ है, मतलब ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है, तो उसकी जो रेम्यूनरेशन है तो वो कौन फिक्स करेगा, एजीएम में ही होगी। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने ऊपर। ठीक है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर उसको अपॉइंट किया हुआ है तो रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेगा। ठीक है, इतना सा चीज़ अपने को देखना था, तो उन्होंने बस रेफरेंस दे दिया, आने के चांसेस इसमें नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। और इसमें वो क्या बोला, पावर ऑफ ऑडिटर ऑफ अ बैंक इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कंपनी ऑडिटर, मतलब सेक्शन 143 में, अरे कहाँ गया भाई, सेक्शन 143 में कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो अपॉइंट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैंने तुमको पढ़ाया था। तो उन्होंने बोला कि पावर जो होता है सेक्शन 143 की बैंक ऑडिटर के ऊपर भी लगेगा, जो कंपनी ऑडिटर की जो पावर होती है बैंक ऑडिटर पर भी लगेगा। सर क्या पावर होती है भाई, वही चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट आप चेक कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी डिटेल्स आप मांग सकते हो। ठीक है, 143 में ये सब चीज़ें दे रखी, तो 6 मैटर दे रखे थे, ABCDEF मैंने आपको पढ़ाए थे। एडवांस हो गया, बिफोर बुक एंट्री हो गया, सी फॉर कंपनी या फिर कैश हो गया। ठीक है, डी से डिपोजिट, इस तरीके से ABCDEF करके पढ़ाए थे। वो चीज़ें ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। दोनों पॉइंट क्या है, ये वाला तो किसी काम का नहीं है, और ये ठीक है, और ये वाला भी ज़्यादा किसी काम का नहीं। बस सेक्शन 142 में रेम्यूनरेशन क्या होती है डिसाइड होती है, बस इतना सा दे रखा है। और इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड जो बैंक होते हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इस चीज़ को याद रखो, इस चीज़ को याद रखो, जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उसके जो ऑडिटर की रेम्यूनरेशन होती है, आरबीआई क्या करती है, फिक्स करती है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके, पूछताछ करके हमारा जो नेशनलाइज्ड बैंक होता है उसकी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं। ठीक है सर, सर बस थोड़ा सा और पढ़ा दे रहा हूँ मैं, अभी टाइम होगा 38 मिनट, बहुत जल्दी हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी आज। ठीक है, ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट आना चाहिए, फालतू का ज्ञान दे रखा हुआ है, मैं तुम्हें बस हिंदी में समझाता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ। सर क्या हिंदी में समझाना है कि भाई ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या आना चाहिए, मतलब बैंक का जो ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट में क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक है, इस प्राइमरली रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन दी फोन, उन्होंने क्या बोला, नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर बात कर दी उन्हें। अब सर हम कैसे याद रखेंगे कि नेशनलाइज्ड बैंक है, एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। टेंशन मतलब कुछ नहीं करना, देखो ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये तो मत करना। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी मत करना। फिर तीसरी चीज़ है फॉर्म एंड कंटेंट के ऊपर इन्होंने बात की हुई है ना,
फॉर्म एंड कंटेंट तो तुम्हें करना है, नॉर्मल सी चीज़ बता दी, पी एंड एल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, थर्ड शेड्यूल के हिसाब से फॉर्म ए में बैलेंस शीट जाएगी, फॉर्म बी में पी एंड एल जाएगा, इतना सा पढ़ना है, ठीक है। अब ये चीज़ ज़रूर याद रखना, बस ये लर्न करना है अपने को। ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते भैया कौन सी कंपनी का ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट होगा, तो 4 पॉइंट है, सिर्फ 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट याद रखो, मोस्टली 4 पॉइंट। फिर वापस अपन यहीं पे आ गए जहाँ पे स्टार्ट किए थे कि भाई बैंक का जो ऑडिटर होगा कौन होगा सर, ऑडिटर जो होगा बैंक का, नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑडिट रिपोर्ट में ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेगा, कुछ कुछ पॉइंट पर कमेंट मारेगा, कुछ कुछ चीज़ें उसको लिखनी होगी, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताएगा। तो पहली चीज़ बीकॉम वाली जो अपन ने पढ़ी हुई है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, और नेसेसरी एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल टू हिम और नॉट, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने ऑडिट मतलब स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था कंपनी से 2013 में कि ऑडिटर कमेंट देगा, अपनी अपनी जो वो बनाएगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, तो उसमें लिखेगा वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन और जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, ऑडिटर ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, कुछ भी चीज़ मांगी, कुछ रिपोर्ट मांगी, तो उसको अच्छे से दी गई कि नहीं दी गई, ठीक है, मैनेजमेंट ने ये चीज़ लिखेगा। फिर दूसरी चीज़ है वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक हैज़ बीन केम टू हिज नोटिस हैव बीन विद इन द पावर ऑफ द बैंक। देखो यहाँ तक पढ़ो, अगर जैसे उसको ऑडिटर को कोई भी ट्रांजैक्शन देखा, जितने उसको ट्रांजैक्शन चेक कर रहा है, जितने भी उसको ट्रांजैक्शन को मिले, उनमें उसको एक चीज़ देखना है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन बैंक ने किए हुए हैं वो बैंक के हाथ पावर में थी कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे जो मैनेजर था उसने 1 करोड़ का लोन सेंक्शन कर दिया, लेकिन 1 करोड़ का लोन सेंक्शन कर दिया, लेकिन उसकी पावर थी सिर्फ 50 लाख रुपए तक करने का। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो चेक करो, उस पर रिपोर्ट डाल दो, रिपोर्ट डाल दो नहीं, रिपोर्ट में लिख दो कि बियॉन्ड दी पावर इस बंदे ने काम किया हुआ है, अपना कमेंट लिख दो, ठीक है, ये चीज़। तो वो चीज़ आपको चेक करना है कि ट्रांजेक्शन बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन है विद इन दी पावर में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर सी वाला पॉइंट क्या हुआ है, वेदर और नॉट द रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिस और ब्रांच हैव बीन फाउंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। मतलब इन्होंने कुछ भी रिटर्न्स वगैरह मंगाए होंगे, कुछ भी बैंक बैंक में रिटर्न्स वगैरह कुछ मंगाए होंगे, कोई भी रिपोर्ट वगैरह मंगाई होगी इनके दूसरे ऑफिस से, एक ऑफिस यहाँ पे, एक ऑफिस वहाँ पे, बड़ा बैंक है, ठीक है। तो या फिर दूसरी ब्रांचेस से, इन्हीं की ब्रांचेस से, बैंक जैसे एसबीआई का ऑडिट कर रहे हैं तो एसबीआई की 10 ब्रांच है वहाँ से, या फिर एक ही शहर में एसबीआई के 10 ऑफिस हैं, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ रखे, कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखे, इस तरीके से काम चलता है। तो अगर कुछ भी रिटर्न्स वगैरह रिपोर्ट वगैरह मंगाई है तो वो प्रॉपर एडिक्वेट है, सही है कि नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, जो तुमने मंगाया उस फॉर्मेट में उन्होंने दी कि नहीं दी, नहीं दी तो बेटा कमेंट कर दो, ठीक है। फिर बोला एनी अदर मैटर ही में कंसीडर, ठीक है, एनी अदर मैटर ही में कंसीडर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ अदर मैटर उसको लगता है कि अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है तो वो अपनी रिपोर्ट में डाल देगा, बस, ठीक है। 4 पॉइंट थे, 4 में से 3 तो याद कर लो, ये तो फालतू का है कि एनी अदर मैटर वाला, ठीक है। 3 पॉइंट याद करके रखो, बस 2 डब्बे और पढ़ा रहा हूँ, आज की छुट्टी है तुम्हारी, फिर अपन कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑडिट ऑफ अदर बैंक्स रिक्वायर्ड मोर और लेस असेसमेंट इन एडिशन टू, फालतू की चीज़ें दे रखी हुई हैं, बस एक लाइन पढ़ो कि जो कारो होता है, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट 2020, मतलब CARO कारो कंपनी से 2013 मैंने पढ़ाया था तुम्हें, कंपनी ऑडिट में पढ़ाया था कि कारो जो होता है बैंकिंग कंपनी पर नहीं लगता, बस इतना सा याद रखो, बस, ठीक है। अब क्या बोला था, ऑडिटर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक और फॉरेन के जो बैंक हैं, हाँ, इनको एमसीक्यू के लिए याद रखो, LFAR रिपोर्ट इनको सबमिट करना होता है। कौन कौन से बैंक को LFAR रिपोर्ट सबमिट करना होता है सर? LFAR रिपोर्ट क्या होता है? देखो भाई, सिंपल सा चोचला है इनका। क्या होता है, कलर बदल के दिखाता हूँ, क्या बोलता है, आरबीआई ने बोला है कि भैया हमको तुम ऑडिटर प्लीज़ तुम जब भी ऑडिट करो तो हमको LFAR रिपोर्ट दे देना। LFAR रिपोर्ट में बहुत सारे मैटर्स लिखे हैं जो कि स्पेसिफाई किया है आरबीआई ने। आरबीआई चाहता है कि भैया इन इन चीज़ों पे तुम हमें बताओ कि बैंक ने ये चीज़ फॉलो की है कि नहीं की गई, ऐसा किया कि वैसा किया नहीं किया, तो वो चीज़ आप रिपोर्ट करो, वो सब चीज़ें रिपोर्ट करो, उसको बोलते हैं LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। आपको लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई जो बताता है उसको आपको सबमिट करना होता है, ठीक है सर, कर देंगे कर देंगे। कौन कौन से बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब इंडिया के बाहर बैंक है उनकी बात नहीं कर रहा है, इंडिया के बाहर की कोई भी कंपनी है, इंडिया के बाहर का कोई बैंक है, इंडिया में आके काम कर रहा है, बैंकिंग फंक्शन, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलेंगे अपन फॉरेन का बैंक है। तो इन लोगों को LFAR रिपोर्ट सबमिट करनी होती। बहुत सारे मैटर्स बताए हुए हैं, किसने बताया, आरबीआई ने बताया, ठीक है। इन एडिशन टू दिस रिपोर्ट ऑडिटर ऑफ bank branch as well as central statutory report have to furnish or issue certificate as required by RBI and other।
सिंपल सा मैटर बोला है, फालतू की चीज बोलेगा कि जो ऑडिटर ऑफ द बैंक ब्रांचेस एज वेल एज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब फॉर एग्जांपल पीएनबी है, पीएनबी की हजारों हजार तो नहीं होंगी, जितनी भी ब्रांच है मुझे नहीं पता, ठीक है, जितनी भी ब्रांच है, और एक उसका मेन हेड ऑफिस होगा जहाँ पे मुंबई, जहाँ पे मुझे नहीं पता जिधर भी है, फॉर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मुंबई में उसका मेन ऑफिस है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल। अब उसका भी ऑडिटर होगा पूरे इंडिया का, वो मतलब एक मेन हेड ऑफिस होगा, उसका भी क्या होगा, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, मतलब वो मेन ऑडिटर होगा, ठीक है। अब इनको क्या करना होता है, एक रिपोर्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो आरबीआई बोलेगा और अदर रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन एक्ट वगैरह बोलेंगे, सर्टिफिकेट वगैरह उस हिसाब से, जो एक्ट बोलेगा उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। बस फालतू की बात बोली थी जो अपने को किसी काम की नहीं है, ठीक है। चलो चलो चलो, लास्ट वाली लाइन एक बार और तुम्हें समझा देता हूँ कि भैया जो हमारा जो ऑडिटर है कौन सा है, ऑडिटर कौन सा है, बैंक के, बैंक की जो ब्रांचेस का ऑडिटर है, या फिर जो हमारा सेंट्रल जो ऑडिटर, सेंट्रल ऑडिटर को सर्टिफिकेट इशू करना होता है या फिर फर्निश करना होता है, फिर सबमिट करना होता है किसको, एज रिक्वायर्ड बाय आरबीआई। आरबीआई चाहता है इस तरीके से करो तो करना, आने के चांसेस 0% कुछ भी नहीं है, खत्म, ठीक है। यहाँ तक सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो चीज़ है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बोले तो मैं कल रिकॉर्ड करके दूंगा, है ना, एक पेज, दो पेज, दो पेज और ये 3 पेज, ठीक है, 3 पेज का ये है, और एक, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब 6 पेज है। हो सकता है मैं कल ही इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, कल करा दूंगा मैं इन चैप्टर को, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और एक लास्ट काम तुमसे बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ इसमें क्या है, कमेंट करो कि तुमको अभी तक के लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इससे अपने को क्या मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी अपने को काम करना है कि नहीं करना, वो सब चीज़ समझ आती है। ओके, चलो बाय बाय, और कुछ भी चेंज होता है वो अपन करने की कोशिश करते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।